आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये दो टॉपिक कौन से हैं? एक रजिस्ट्रेशन वाला, दूसरा इंश्योरेंस वाला। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करवाए जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो भी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए जिसमें हर टॉपिक के क्लोज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी रहेगी, फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए के क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए वो भी मिल जाएंगी। और क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्लोज नंबर 162 से करना शुरू करेंगे, जिसमें पहले पर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का उद्देश्य। कि किसी भी डाक वस्तु की अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो उन एक्स्ट्रा चार्जेस को देने का फ़ायदा क्या है? क्यों आप एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे किसी भी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन के लिए? Which of the following is not true about registration? इनमें से कौन सा पंजीकरण के बारे में सही नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। कि अगर आप किसी भी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो डाकघर उस डाक वस्तु के नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है? नहीं होता है। इट मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स मोर सिक्योर। अगर आप किसी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो इससे आर्टिकल का प्रसारण अधिक सुरक्षित हो जाता है। पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। लेकिन किसी भी पंजीकृत वस्तु के नुकसान के लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है और ना ही वो रजिस्टर्ड आर्टिकल की सामग्री को होने वाली किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है। तो किसी भी आर्टिकल की जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ट्रांसमिशन ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी इसको हैंडल किया जाएगा, जब भी किसी आर्टिकल की आपने रजिस्ट्रेशन कर दी और उस रजिस्टर्ड आर्टिकल को जब भी हैंडल किया जाएगा बड़े ध्यान से किया जाएगा। हर स्टेज के ऊपर उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक हर कार्यालय में जहां से वो गुजरेगा उसके बारे में एक रिकॉर्ड रहता है। तो इस तरह से इसका प्रसारण अधिक सुरक्षित हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not true about registration? इनमें से कौन सा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बारे में सत्य नहीं है? इट मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ एन आर्टिकल मोर सिक्योर। ये किसी भी डाक वस्तु के प्रसारण को अधिक सुरक्षित बना देता है। पोस्ट ऑफिस किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्क ऑफ इंजरी टू आर्टिकल्स इज डिमिनिश्ड बाय द यूज ऑफ स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलपीज सोल्ड एट पोस्ट ऑफिस। अगर आप पंजीकृत डाक वस्तुओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहते हैं, क्षतिग्रस्त होने के जोखिम को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स का यूज कर सकते हैं। विशेष पंजीकरण वाले लिफाफों का यूज कर सकते हैं जो कि डाकघर द्वारा बेचे जाते हैं। तो उपरोक्त सभी सही है तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इस पंजीकृत डाक वस्तु कैसी होती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। पंजीकृत डाक वस्तु कैसी होती है? एड्रेसी स्पेसिफिक होती है, प्राप्तकर्ता विशिष्ट होती है। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? जब भी कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा जाता है तो वो किसको वितरित किया जाता है? वो प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा या प्राप्तकर्ता के अधिकृत एजेंट को वितरित किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्राप्तकर्ता विशिष्ट आर्टिकल हो जाएगा। जैसे हम स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजते हैं या कोई पार्सल है तो वो एड्रेस स्पेसिफिक होते हैं, पते पर जाकर किसी भी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं, ब्लड रिलेशन में दिए जा सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं वो सिर्फ प्राप्तकर्ता को ही दिए जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी।
विच ऑफ दीज आर्टिकल्स विल बी डिलीवर्ड ओनली टू एड्रेसी और ऑथराइज्ड एजेंट, इनमें से कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो या तो प्राप्तकर्ता को दिए जाएंगे या प्राप्तकर्ता के अधिकृत एजेंट को दिए जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड आर्टिकल या तो प्राप्तकर्ता को या अधिकृत एजेंट को दिए जाते हैं। स्पीड पोस्ट या पार्सल परिवार के सदस्यों को भी वितरित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 163 है आर्टिकल्स विच कैन बी रजिस्टर्ड, ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जा सकता है। तो लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, इन सब की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फिर से सेम क्वेश्चन, किसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, ब्लाइंड लिटरेचर, बुक एंड पैटर्न पैकेट, इन सब की रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है। क्या हम पोस्ट कार्ड की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल, हम पोस्ट कार्ड की रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 164 प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, पंजीकृत डाक वस्तुओं पर डाक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का पूर्व भुगतान करना। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, क्या पंजीकृत डाक वस्तुओं के लिए डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क का पूर्व भुगतान करना अनिवार्य नहीं है? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जब भी कोई पंजीकृत डाक वस्तु भेजी जाती है तो उसके पोस्टेज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस का पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट आर दी चार्जेस फॉर रजिस्टरिंग अ पोस्टल आर्टिकल, यदि किसी भी डाक वस्तु का आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो क्या चार्जेस लगेंगे? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसके लिए 17 रुपीज़ का भुगतान आपको करना होगा। फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस मस्ट बी फुली प्रीपेड, पंजीकृत लेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क पूरी तरह से प्रीपेड होना चाहिए? जब भी कोई पंजीकृत डाक वस्तु आप भेजेंगे, कौन से ऐसे चार्जेस होंगे जिनका आपको पूर्व भुगतान करना होगा? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। पोस्टेज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस का आपको पूर्व भुगतान करना कंपल्सरी है। एक्नॉलेजमेंट चार्जेस, अगर आप एक्नॉलेजमेंट लगाकर भेजते हैं तभी ये चार्जेस देने होंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। बट इज दी GST % ऑन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अब पहले पंजीकृत डाक वस्तुओं के ऊपर GST नहीं लगती थी, वर्तमान में ये भी लगती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के ऊपर 18% GST लगती है। From when the GST was implemented on the registered post articles, पंजीकृत डाक वस्तुओं पर GST कब से लागू हुआ? तो पहले नहीं लगती थी, कब से ही शुरू हुआ? फ्रॉम 1 नवंबर 2023, 1 नवंबर 2023 से पंजीकृत डाक वस्तुओं पर GST लगनी शुरू हुई है। बट इज दी टोटल पोस्टेज चार्ज्ड फॉर ए रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड, एक पंजीकृत अंतर्देशीय पत्र कार्ड के लिए कुल कितना डाक शुल्क लिया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मान लीजिए आपने एक ILC भेजा, इनलैंड लेटर कार्ड का प्राइस कितना है? 2 रुपये 50 पैसे। अब इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लग जाएंगे? 17 रुपीज़। तो ये टोटल कितने का हो जाएगा? 19 रुपये 50 पैसे का हो जाएगा। लेकिन ये गलत आंसर है। गलत आंसर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपको GST भी देनी है। अब GST क्या आपको 2 रुपये 50 पैसे के ऊपर देनी है? क्या आपको ये 17 रुपीज़ के ऊपर GST देनी है, या दोनों के ऊपर 17 रुपीज़ की 18% की GST देनी है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ा जाएगा। जो भी चार्जेस बनेंगे उसके ऊपर आपको GST देनी होगी। तो पहले मतलब क्या हो जाएगा? पहले इनका जो प्राइस आ जाएगा 19 रुपये 50 पैसे, प्लस इसमें 18% GST लगेगी, यानी कि 18% ऑफ 19.50, तो ये हो जाता है लगभग 3.51 प्लस आ जाएगा 19.50। तो इनको ऐड करेंगे तो 23 रुपये 001 पैसे कुछ इस तरह से आएगा। इनके अप्रोक्स आप कह सकते हैं 23 रुपये के
चार्जेस का भुगतान आपको करना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी आपसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के ऊपर पूछा जाएगा चार्जेस कैसे लिए जाएंगे, तो उसमें जीएसटी को ऐड करना आपने नहीं भूलना है। और जीएसटी कैसे ऐड की जाएगी? टोटल चार्जेस के ऊपर, जो भी कुल शुल्क बनेगा उसके ऊपर जीएसटी आपको देनी होगी। आगे चलते हैं। क्लोज नंबर 165, मैनर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, पंजीकृत लेखों के पंजीकरण का तरीका क्या है? Who among the following can restrict the number of registered articles in a night post office and mobile post office? निम्नलिखित में से कौन रात्रि डाकघर और चर डाकघर में पंजीकृत लेखों की संख्या को प्रतिबंधित कर सकता है? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि आप डाक वस्तुएं पोस्ट करते हैं। अब नाइट पोस्ट ऑफिस या मोबाइल पोस्ट ऑफिस में डाक वस्तुओं को पोस्ट करने चाहते हैं। आप मान लीजिए 50 आर्टिकल या 100 आर्टिकल लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर किसके पास ये पावर है कि वो ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा एक समय में मैक्सिमम 20 ही आर्टिकल दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर सी आ जाएगा पोस्ट मास्टर जनरल। तो पोस्ट मास्टर जनरल पंजीकृत डाक वस्तुओं की संख्या को प्रतिबंधित कर सकता है कि मैक्सिमम किसी व्यक्ति द्वारा नाइट पोस्ट ऑफिस में या मोबाइल पोस्ट ऑफिस में 20 से ज़्यादा आर्टिकल नहीं दिए जाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, वो 10 की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ताकि सभी लोगों को समान सुविधाएं मिल सकें। अब कोई व्यक्ति अब 100 आर्टिकल लेके नाइट पोस्ट ऑफिस में चला गया तो अब तो सिर्फ उसी का काम होगा, बाकी किसी का काम नहीं हो सकता है। इसी तरह से मोबाइल पोस्ट ऑफिस में होगा तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि मैक्सिमम एक व्यक्ति कितने आर्टिकल प्रस्तुत कर सकता है। इफ एनी आर्टिकल कंटेन्स वैल्यूएबल कंटेंट्स then it will be registered after its insurance only। यदि किसी वस्तु में मूल्यवान सामग्री है तो उसका पंजीकरण उसके बीमा के बाद ही होगा। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी वस्तु में आप कोई भी मूल्यवान सामग्री भेजते हैं, कोई कीमती सामान भेजते हैं, तो उसका पंजीकरण कब होगा? जब उस आर्टिकल की इंश्योरेंस आप करेंगे। स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलपीज आर यूज्ड फॉर, विशेष पंजीकरण वाले लिफाफों का यूज किसके लिए किया जाएगा? फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ओनली। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के साथ इंश्योर्ड आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल है, तो इस तरह के आर्टिकल भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन एनवलप्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को भेजने के लिए कभी भी स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप्स का यूज नहीं करना चाहिए। An article for registration must be, पंजीकरण के लिए एक लेख होना चाहिए। तो किसी भी आर्टिकल की अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो उसे डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो किसी भी आर्टिकल की अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, पंजीकरण करना है, तो कहाँ पे होगा? डाक घर में करना होगा। तो वो आर्टिकल आपको डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा। Which of the following is true about registration? इनमें से कौन सा पंजीकरण के बारे में सत्य है? Twice the registration fees will be recovered on the delivery of an article which was required registration but for which registration fees has not been prepaid। कोई ऐसी डाक वस्तु जिसके लिए रजिस्ट्रेशन तो कंपल्सरी थी, उसकी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था, लेकिन आपने बिना रजिस्ट्रेशन फीस के ही उसको भेज दिया है, तो वितरण के समय रजिस्ट्रेशन चार्जेस के दोगुने चार्जेस आपसे रिकवर कर लिए जाएंगे। इफ द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन हैड बीन पार्शली प्रीपेड, अगर आपने पंजीकरण के लिए शुल्क आधा अधूरा दिया तो क्या होगा? ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द फीस पेएबल एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड विल बी रिकवर्ड एट द डिलीवरी टाइम। तो वहाँ पे क्या होगा? जो वास्तव में भुगतान की गई राशि है और जो देय डाक शुल्क है उसके बीच का अंतर निकालना जाएगा। इनके जो चार्जेस बनते थे, जो दिए जाने चाहिए थे, वो 20 रुपये थे, आपने सिर्फ 15 रुपये दिए, तो डिफरेंस क्या आ गया? 5 रुपये का, जो आपने नहीं दिए, तो इसका दोगुना आपको फिर देना होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, दोनों ही पॉइंट सही हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू एंड फ्रॉम आर्मी पोस्ट ऑफिसेज में बी इंश्योर्ड अप टू विच अमाउंट? सेना डाक घरों को भेजी जाने वाली या वहाँ से आने वाली पंजीकृत वस्तुओं का बीमा मैक्सिमम किस सीमा के लिए किया जा सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 500 रुपीज़ के लिए किया जा सकता है।
क्लोज नंबर 166 है सेंडर्स रिसिप्ट, प्रेषक की रसीद। A receipt will be given to person who presents an article for a registration at the post office window during which of the following hours। उस व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जो निम्नलिखित में से किन घंटों के दौरान डाक घर की खिड़की पर पंजीकरण के लिए एक लेख प्रस्तुत करता है। तो कोई भी व्यक्ति जब पंजीकरण के लिए डाक वस्तु प्रस्तुत करता है तो उसको क्या किया जाता है, एक रिसिप्ट दी जाती है। कब प्रस्तुत करता है? ड्यूरिंग द आवर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। पंजीकृत डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए निर्धारित घंटों के दौरान जब किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकृत डाक वस्तु बुक करने के लिए प्रस्तुत की जाती है तो उसको एक रिसिप्ट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज है 167 बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क। थोक में या बड़ी संख्या में पंजीकृत लेखों की बुकिंग करना। What is the minimum number of registered articles must be posted for booking registered articles in bulk? थोक में पंजीकृत लेखों की बुकिंग के लिए पंजीकृत लेखों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल डेली होने चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर बल्क में पंजीकृत डाक वस्तुओं को बुक करना चाहता है, इस फैसिलिटी का लाभ उठाना चाहता है, तो बुक करने के लिए 10 पंजीकृत डाक वस्तुएं डेली होनी चाहिए। टू होम शुड एप्लीकेशन बी मेड फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क। थोक में पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग के लिए आवेदन किसके पास किया जाना चाहिए? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। इनके कोई भी व्यक्ति अगर थोक में बल्क में पंजीकृत वस्तुओं को बुक करना चाहता है तो इसके लिए आवेदन उसे सुपरिटेंडेंट के पास करना होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about booking of registered articles in bulk? थोक में या बल्क में पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग के बारे में कौन सा सत्य है? फर्स्ट पॉइंट है, द फैसिलिटी इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशंस पोस्टिंग एट लीस्ट 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डेली। तो ये जो बल्क में आर्टिकल्स को बुक करने की सुविधा है ये ऐसी फर्मों या संस्थानों के लिए है जो कम से कम एक दिन में 10 पंजीकृत लेख पोस्ट करते हैं। और कैसे लेख? बिना बीमे वाले लेख। देर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस फैसिलिटी। और इस सुविधा के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इंटरेस्टेड पार्टीज कैन अप्लाई टू लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो भी व्यक्ति सुविधा का लाभ उठाना चाहता है स्थानीय अधीक्षक को आवेदन कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी इसमें सही है। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 168 स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। पंजीकृत लेखों के लिए विशेष पावती। If addressee of a registered article refuses to sign the acknowledgement, then article not delivered to him। यदि पंजीकृत वस्तु का प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है तो उसे वो डाक वस्तु वितरित नहीं की जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब इसको बड़े अच्छे से समझना कि मान लीजिए एक रजिस्टर्ड आर्टिकल है, आपके लिए आया है और आप उसका वितरण लेना चाहते हैं, लेकिन आप उसके साथ लगी हुई एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं, तो क्या वो पंजीकृत डाक वस्तु आपको मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो पंजीकृत डाक वस्तु के लिए यदि प्राप्तकर्ता रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है लेकिन एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तब भी वो पंजीकृत डाक वस्तु उसे वितरित की जाएगी। करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट फॉर वीपी आर्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। वैल्यू पेएबल आर्टिकल के लिए मूल्य दे डाक वस्तु के लिए पावती निशुल्क होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फॉल्स है, नहीं होती है, तो इसकी सही ऑप्शन क्या आएगी? बी। अब जो वीपीपी है वैल्यू पेबल पोस्ट है, इसका नया नाम क्या है? सीओडी रिटेल है। और वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर का नया नाम क्या है? सीओडी मनी ऑर्डर है। नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज नॉट एनी एडिशनल फीस फॉर स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल। पंजीकृत लेख की विशेष पावती के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट के लिए आपने ध्यान रखना है सिर्फ इंश्योर्ड आर्टिकल्स के मामले में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके अलावा पंजीकृत डाक वस्तु है, तो इस तरह की पंजीकृत डाक वस्तु है या वीपी आर्टिकल है, उसके ऊपर आपको एक्नॉलेजमेंट के लिए चार्जेस
देने पड़ेंगे। एक्नॉलेजमेंट फॉर अ रजिस्टर्ड पार्सल मस्ट बी अटैच्ड ऑन एड्रेस साइड ऑफ पार्सल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई आर्टिकल आप प्रस्तुत करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट उसके साथ संलग्न करके प्रस्तुत की जाती है, लेकिन जब भी पंजीकृत पार्सल के लिए पावती आप प्रस्तुत करते हैं तो पार्सल के साथ हैंडओवर की जाएगी, उसको पार्सल के साथ संलग्न नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। but is written on the receipt given to sender in which a special acknowledgement fees is paid। जब भी किसी विशेष पावती के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है, यानी कि एक डाक वस्तु आप पंजीकृत करते हैं और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी भेजते हैं, तो प्रेषक को दी जाने वाली रसीद के ऊपर क्या लिखा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट उसके ऊपर लिखा होगा। बट आर दी एक्नॉलेजमेंट चार्जेस फॉर ए रजिस्टर्ड आर्टिकल। पंजीकृत डाक वस्तु के लिए एक्नॉलेजमेंट चार्जेस क्या लिए जाते हैं? 3 रुपये लिए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट डज RPAD स्टैंड्स फॉर। RPAD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। RPAD की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू हो जाएगी। इफ एक्नॉलेजमेंट related to an article does not reach the sender of the registered article। अब आपने एक पंजीकृत डाक वस्तु भेजी, उसके साथ एक्नॉलेजमेंट लगाकर भेजी, लेकिन अगर उचित समय में वो एक्नॉलेजमेंट आपके पास नहीं पहुंचती है, देन अ सर्टिफिकेट ऑफ डिलीवरी शैल बी इशूड बाय ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर। तो एक वितरण का सर्टिफिकेट अगर कस्टमर डिमांड करता है उसको जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? बाय द पोस्ट मास्टर ऑफ द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। वितरण डाक घर के पोस्ट मास्टर द्वारा एक्नॉलेजमेंट की जगह पे एक सर्टिफिकेट ऑफ डिलीवरी जारी किया जा सकता है। क्लोज नंबर 169 है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिसिप्ट्स फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। पंजीकृत वस्तुओं के लिए रसीदों की सत्यापित प्रतियां। टू ऑब्टेन एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट सेंडर मस्ट अप्लाई विद इन हाउ मैनी मंथ्स। रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रेषक को कितने महीनों के भीतर आवेदन करना होगा? अब जब भी कोई पंजीकृत डाक वस्तु भेजी जाती है, वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एक रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अगर प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर जो किए हैं उसकी एक कॉपी चाहता है कि वो हस्ताक्षर जो किए हैं मुझे उसकी एक कॉपी चाहिए और वो अटेस्टेड कॉपी चाहिए। अटेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? उसको सत्यापित किया जाएगा पोस्ट मास्टर के द्वारा। तो ऐसी सत्यापित प्रति के लिए आवेदन उसे कितने समय के भीतर करना होगा? 6 महीने के भीतर करना होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेंडर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन ऑब्टेन एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट। पंजीकृत लेख का प्रेषक मूल रसीद की एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर विच सेंडर रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी देन इट वेयर्स द सुपरस्क्रिप्शन। पंजीकृत लेख जिसके लिए प्रेषक को डिलीवरी की पावती की आवश्यकता होती है तो उसके ऊपर क्या लिखा जाता है? एक्नॉलेजमेंट ड्यू लिखा जाता है। AD लिखा जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। The sender of a registered article may obtain an attested copy of original receipt signed by addressee by making an application for it within 6 months from which of the following। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन कर लिया कि जो भी पंजीकृत डाक वस्तु का प्रेषक होगा वो प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उसे 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। लेकिन ये जो 6 महीने की अवधि है किस समय के बाद से गिनी जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फ्रॉम डेट ऑन विच एड्रेसी साइंड द ओरिजिनल रिसिप्ट। जिस तारीख को प्राप्तकर्ता द्वारा ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं उस तारीख से 6 महीने के भीतर इस तरह की रसीद की सत्यापित प्रति के लिए आवेदन किया जा सकता है। क्लोज नंबर 170 है कंपनसेशन फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। पंजीकृत डाक वस्तुओं के लिए मुआवजा। कंपनसेशन फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल इज लीगल लायबिलिटी ऑफ सेंडर। पंजीकृत लेख के लिए मुआवजा प्रेषक का कानूनी दायित्व है। गलत हो जाएगा। कंपनसेशन फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल इज एन एक्ट ऑफ ग्रेस।
पंजीकृत डाक वस्तु के लिए अगर मुआवजा दिया जाता है तो एक्ट ऑफ ग्रेस के रूप में, अनुग्रह के रूप में दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल सही। पंजीकृत डाक वस्तु के लिए कंपनसेशन या मुआवजा प्राप्त करना लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी प्रेषक की। हेड ऑफ सर्कल एक्ट ऑफ ग्रेस यानी कि अनुग्रह करके इसके लिए मुआवजा दे सकता है। नो कंपनसेशन विल बी पेएबल इफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कंटेन, तो यदि पंजीकृत लेख में क्या शामिल है तो उसके लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कभी आपने कोई पंजीकृत डाक वस्तु भेजी है, अगर उसमें कोई लिक्विड है, कोई प्रिशेबल आइटम है, यानी कि ऐसा कोई सामान है जो टूट फूट सकता है, नष्ट हो सकता है, या कोई फ्रेजाइल आर्टिकल है, नाजुक सामान है जो टूट सकता है, तो इस तरह की वस्तुओं के लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और अगर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन की होगी तो उसके लिए आपको कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Application for compensation for a registered article in case loss of contents or damage made within, पंजीकृत लेख की सामग्री के नुकसान के लिए मुआवजे का आवेदन कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से समझना। 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी, वितरण की तारीख से 1 महीने के भीतर। अगर आपसे पूछा जाए लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल के मामले में आवेदन या मुआवजे का आवेदन कितने समय के भीतर किया जाएगा, तो वहां पे 3 महीने आएगा। लेकिन पंजीकृत डाक वस्तु की सामग्री, उसके कंटेंट के लॉस या डैमेज के संबंध में आपको मुआवजा चाहिए तो आवेदन डेट ऑफ डिलीवरी से 1 महीने के भीतर आपको करना होगा। Who grants compensation in case of registered articles, पंजीकृत डाक वस्तुओं के मामले में मुआवजा कौन देता है, तो एक्ट ऑफ ग्रेस के रूप में हेड ऑफ सर्कल के द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है। Application of compensation for registered articles sent by or addressed to members and units of armed forces should be made within, सशस्त्र बलों के सदस्यों और यूनिटों द्वारा भेजे गए या उन्हें संबोधित पंजीकृत लेखों के मुआवजे के लिए आवेदन कितने समय के भीतर किया जाएगा। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, इनके लिए 6 महीने का समय रहता है। Within what time must an application for compensation for VP article is to be made? VP वस्तु के मुआवजे के लिए आवेदन कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए। कोई भी VP आर्टिकल है उसके बारे में आपको मुआवजा चाहिए तो उसका आवेदन 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The head of circle may grant to sender as an act of grace the compensation up to a limit of for the loss of any registered in a letter, packet or parcel. सर्किल प्रमुख यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल किसी भी पंजीकृत अंतर्देशीय पत्र, पैकेट या पार्सल के नुकसान के लिए मुआवजे दे सकता है। कैसे देगा? अनुग्रह के रूप में, एक्ट ऑफ ग्रेस के रूप में। मैक्सिमम किस सीमा तक मुआवजा दे सकता है? 100 रुपये की सीमा तक दे सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In case of loss of contents or damage to registered articles, the application for compensation should be made within the period of, सामग्री के नुकसान या पंजीकृत वस्तुओं को नुकसान के मामले में मुआवजे के लिए आवेदन किस अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। मैंने अभी आपको इस चीज़ के बारे में बताया, बड़े ध्यान से इसको रखना है। लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल बोला हो 3 महीने के भीतर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल की सामग्री के लॉस या डैमेज के बारे में बोला हो तो 1 महीने के भीतर। 1 महीना कब से गिना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी गिना जाएगा। No compensation will be given for a registered article in which of the following cases, कौन से मामलों में पंजीकृत डाक वस्तुओं के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। For any fault or negligence of the sender, प्रेषक की किसी भी गलती या लापरवाही की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इफ़ कंटेंट्स आर लिक्विड और प्रिशेबल आर्टिकल्स, यदि सामग्री तरल या खराब होने वाली थी तो उसको कोई नुकसान होगा, फिर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और फिर भी कोई फ्रेजाइल नेचर वाला आर्टिकल था, नाजुक प्रकृति वाला कोई आर्टिकल था, उसके नुकसान के लिए भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी के लिए आपको कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंपनसेशन, इनमें से कौन सा मुआवजे के बारे में सही है? नो कंपनसेशन इफ आर्टिकल कंटेन्स एनीथिंग फॉर विच इंश्योरेंस इज ऑब्लिगेटरी एंड सेंट विदाउट इंश्योरेंस। अब मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है जिसके लिए इंश्योरेंस कंपलसरी थी और आपने उसको बिना इंश्योरेंस के भेज दिया। किसकी बात हो रही है? रजिस्टर्ड आर्टिकल की। एक रजिस्टर्ड आर्टिकल आपने भेजा, उसमें कुछ ऐसा सामान भेज दिया जिसके लिए इंश्योरेंस कंपलसरी थी लेकिन आपने इंश्योरेंस करवाई नहीं, तो आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। नो कंपनसेशन विल बी गिवन ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन और पैकिंग चार्जेस। आपके द्वारा भुगतान किए हुए डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क और पैकिंग शुल्क के लिए कोई भी मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन इज 1 year फॉर वीपी आर्टिकल्स एंड 6 months इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू और सेंट बाई मेंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मुआवजे के आवेदन के लिए निर्धारित अवधि वीपी लेखों के लिए 1 वर्ष। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये वीपीएमओ की बात यहाँ पे की है। वीपीएमओ वीपी आर्टिकल्स के लिए 6 महीने रहता है, वीपीएमओ के लिए 1 साल रहता है। और जो सशस्त्र बलों की यूनिट के सदस्य होते हैं उनके द्वारा भेजे गए या प्राप्त किए जाने वाले पंजीकृत लेखों के मामले में मुआवजे के लिए आवेदन करने की अवधि 6 महीने है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बट आर दी कंपनसेशन चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बुक्ड इन इंडियन पोस्ट ऑफिस इन केस ऑफ लॉस, टोटल डैमेज और टोटल थेफ्ट। भारतीय डाकघर में बुक किए गए अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेखों के नुकसान, कुल क्षति या कुल चोरी के मामले में दिया जाने वाला मुआवजा क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 30 SDR दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेखों के संबंध में जिन्हें भारत में बुक किया जाता है, उनको नुकसान होता है या वो लॉस हो जाता है कोई, या फिर वो चोरी हो जाते हैं, तो 30 SDR तक उनके लिए मुआवजा दिया जा सकता है। और अगर कोई इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल हो तो मैक्सिमम 100 रुपये तक उसके लिए मुआवजा दिया जा सकता है। The amount of compensation that can be granted in case of loss of a registered article, पंजीकृत डाक वस्तु के खो जाने की स्थिति में मुआवजे की कितनी राशि दी जा सकती है? तो अभी हमने क्या, मैक्सिमम 100 रुपये तक उसके लिए मुआवजा दिया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The application for compensation shall have been made within months of the date of posting of article in case of loss of registered article। पंजीकृत लेख के खो जाने की स्थिति में मुआवजे के लिए आवेदन वस्तु की पोस्टिंग की तारीख से कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? अब ये हमारे पास क्या आएगा? 3 महीने। ऊपर हम पढ़ रहे थे कि पंजीकृत डाक वस्तु की सामग्री को अगर नुकसान होता है, वो गुम होती है, तो उस मामले में मुआवजे के लिए आवेदन डेट ऑफ डिलीवरी से 1 महीने के भीतर करना होगा। लेकिन अगर आप किसी पंजीकृत डाक वस्तु की सामग्री के लिए नहीं आवेदन कर रहे हैं, आप पंजीकृत डाक वस्तु के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उसके लॉस के मामले में डेट ऑफ पोस्टिंग से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 171 है केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ऐसे मामले जिनमें पंजीकरण अनिवार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स आर कंपल्सरली रजिस्टर्ड। ऐसी कौन सी डाक वस्तुएं हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए? तो कोई भी डाक वस्तु है, अगर वो पार्सल है और उसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। इंश्योर्ड आर्टिकल है, बीमित डाक वस्तु है तो उसकी इंश्योरेंस कंपल्सरी है। कोई वीपी आर्टिकल है, अगर वीपी आपने भेजनी है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। कौन सी डाक वस्तुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है? तो कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम तक है, क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है? नहीं। कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A parcel addressed to a place for which a custom declaration is required। अगर पार्सल किसी ऐसे स्थान के लिए आप भेजते हैं जिस स्थान के लिए पार्सल भेजने के लिए कस्टम डिक्लेरेशन या सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता हो, तो उस पार्सल की भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है।
एनी आर्टिकल वेयरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड, किसी भी डाक वस्तु के ऊपर यदि पंजीकृत शब्द लिखा हुआ है, किसी भी आर्टिकल को मैं भेज रहा हूँ उसके ऊपर यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड शब्द लिखा है तो उसकी फिर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी हो जाता है। कोई भी पार्सल अगर पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में पाया जाता है कि जब भी पार्सल पोस्ट करना है हमेशा उसे पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर पोस्ट करने के लिए उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। ई ऑप्शन करेक्ट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी पार्सल 4 किलोग्राम से अधिक है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, लेकिन 4 किलोग्राम तक के पार्सल के लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, निम्नलिखित में से किसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। एनी आर्टिकल वेयरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड, कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, कोई भी लेख, और कैसा लेख है वो पंजीकृत लेख है, एक बार जब उसका वितरण हो गया, वितरण होने के बाद उसको दोबारा से अगर पोस्ट करना है तो रीपोस्ट करने के लिए भी उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी मैगजीन और पीरियोडिकल printed or published abroad but posted in India and whose price of per copy exceeds 20 rupees, कोई भी पत्रिका जो विदेश में मुद्रित या प्रकाशित होती है, यानी कि फॉरेन कंट्री में वो पब्लिश हुई है या प्रिंट हुई है और भारत में उसे अगर पोस्ट किया जाता है, अगर उसकी पर कॉपी की कीमत 20 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन आर्टिकल written with remark registered post or by registered post found in letter box, what should be the disposal of such article। लेटर बॉक्स में पंजीकृत डाक या पंजीकृत डाक द्वारा टिप्पणी के साथ एक लेख पाया जाता है, ऐसे लेख का निपटान कैसे किया जाएगा। मान लीजिए आपको लेटर बॉक्स में एक आर्टिकल मिलता है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पोस्ट या बाई रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा हुआ है, तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा। इट विल बी हैंडेड ओवर टू रजिस्ट्रेशन पीए, से पंजीकरण पीए को सौंप दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर रजिस्टर्ड वर्ड लिखा हुआ है उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। क्लोज नंबर 172 है आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिनकी इंश्योरेंस की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स मस्ट बी इंश्योर्ड एट एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स। अब कुछ ऐसी डाक वस्तुएं होती हैं जिनकी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनकी इंश्योरेंस कंपल्सरी होती है, ना चाहते हुए भी करवानी पड़ेगी। कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनकी इंश्योरेंस उनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको करनी होगी, यानी कि 50 रुपये का अगर सामान भेजा, इंश्योरेंस 50 रुपये की करनी होगी। कुछ ऐसे आर्टिकल हो सकते हैं जिनकी इंश्योरेंस आप उनकी वैल्यू से कम मूल्य के लिए कर सकते हैं, यानी कि 50 रुपये का सामान भेजा, इंश्योरेंस 40 रुपये की हो सकती है, ज़्यादा की नहीं कर सकते हैं, कम की कर सकते हैं। तो ये 4-5 डिफरेंस है जो याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो विच ऑफ फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स मस्ट बी इंश्योर्ड एट एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं या कौन सी ऐसी सामग्री है जिसका बीमा उसके वास्तविक मूल्य के लिए किया जाना चाहिए। तो गोल्ड, बुलियन या करेंसी नोट अगर आप डाक के माध्यम से भेजते हैं, इनकी इंश्योरेंस इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए की जाएगी, यानी कि अगर 10 रुपये का सामान भेजा है तो इंश्योरेंस भी 10 रुपये के लिए ही करनी होगी। But is the limit up to which postal articles can be insured at branch post offices? शाखा डाक घरों में लेखों का बीमा किस अधिकतम सीमा तक किया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आर्टिकल्स की इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं सब ऑफिस और हेड ऑफिस में, लेकिन शाखा डाक घरों में मैक्सिमम इनकी इंश्योरेंस 600 रुपये तक कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस में लेखों की इंश्योरेंस की जा सकती है। But is the maximum amount of currency notes that can be sent through insured articles? बीमाकृत लेख के माध्यम से अधिकतम किस राशि तक मुद्रा नोट भेजे जा सकते हैं। तो अगर आपने करेंसी नोट डाक के माध्यम से भेजने हैं, उनकी इंश्योरेंस मैक्सिमम 20,000 रुपये तक की जा सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच
यू कैन इंश्योर एन आर्टिकल बुक एट पोस्ट ऑफिस अंडर अदर देन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। शाखा डाक घरों के अलावा अन्य डाक घरों में अगर आप किसी भी डाक वस्तु का बीमा करते हैं तो किस अधिकतम राशि तक किया जा सकता है? 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। गोल्ड कॉइन्स और बुलियन और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और बोथ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट। सोने के सिक्के या बुलियन या सोने के आभूषण या सोने की वस्तुएं या दोनों का मूल्य कितने से ज़्यादा होने पर उन्हें डाक से प्रेषित नहीं किया जाएगा? 1 लाख रुपए। यानी कि आप मिक्स करके भी भेज सकते हैं, कुछ आपने कॉइन भेज दिए, कुछ उसी में बुलियन या सोने के आभूषण भेज दिए, लेकिन सब चीज़ों का कुल मिलाकर मूल्य 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Which clause of post office guide part 1 deals with articles that can be insured? किन डाक वस्तुओं का बीमा किया जा सकता है, इसके बारे में क्लोज नंबर 172 में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 173 इंश्योरेंस के बारे में। Which of the following covers all risk in the course of transmission by post? निम्नलिखित में से कौन सा डाक द्वारा प्रसारण के दौरान सभी जोखिमों को कवर करता है? अब जैसे हमने बात की कि अगर आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन से आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि आर्टिकल के नुकसान के लिए या उसके चोरी होने के लिए डाकघर तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। तो डाकघर किसी भी डाक वस्तु के लिए जिम्मेदारी कब लेता है? जब आर्टिकल की आप इंश्योरेंस करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। An article intended for insurance must be presented at the, अगर किसी भी आर्टिकल की आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं, बीमा करना चाहते हैं, तो उस आर्टिकल को कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा? एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उसे डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 175 है प्री पेमेंट कंपल्सरी फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल्स। बीमाकृत वस्तुओं के लिए पूर्व भुगतान अनिवार्य। इन केस ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल द प्री पेमेंट ऑफ फॉलोइंग चार्जेस इज कंपल्सरी। जब भी कोई आप बीमाकृत डाक वस्तु भेजते हैं, कौन कौन से ऐसे डाक शुल्क होंगे जिनका पूर्व भुगतान करना अनिवार्य होगा? तो इसके लिए आपको पोस्टेज चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस फीस, ये सारे चार्जेस का पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज इंश्योरेंस फीस फॉर एन आर्टिकल अप टू 200 रुपीज। अगर 200 रुपये तक की इसी आर्टिकल के लिए इंश्योरेंस करनी है तो उसके लिए 10 रुपये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। फॉर रिटेल कस्टमर बट इज इंश्योरेंस फीस फॉर इंश्योर्ड वैल्यू अबव 200 रुपीज। अब 200 रुपये तक की इंश्योरेंस के लिए 10 रुपये लगेंगे। 200 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू के लिए कितने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 10 रुपये लिए जाएंगे, प्लस जो भी 100 रुपये या उसकी फ्रैक्शन आएगी उसके लिए 6 रुपये आपसे लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपने मान लीजिए 300 रुपये के लिए किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस करनी है तो उसके ऊपर कितने चार्जेस इंश्योरेंस फीस के रूप में आपसे लिए जाएंगे? तो 10 रुपये लिए जाएंगे, प्लस 6 रुपये प्रति एडिशनल 100 रुपये के लिए, यानी कि इसमें 100 रुपये ऐड हो गया तो 6 रुपये इसमें और ऐड हो गए, 16 रुपये। अगर 400 होता तो प्लस 6 रुपये और ऐड हो जाने थे। तो इस तरह से इसके ऊपर आपको इंश्योरेंस फीस देनी होगी। For all contractual customers of speed post and business parcel, but is insurance fees for insured value up to 200 rupees. स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के सभी संविदात्मक ग्राहकों के लिए 200 रुपये तक के मूल्य के लिए क्या बीमा शुल्क लिया जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 4 रुपये इसके लिए लिए जाते हैं। तो जैसे अगर कोई और कस्टमर है तो उसके लिए 10 रुपये लगेंगे। अगर स्पीड पोस्ट या बिजनेस पार्सल के कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर है, यानी कि विभाग के साथ अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो इंश्योरेंस चार्जेस कैसे लगेंगे? 200 रुपये तक 4 रुपये इंश्योरेंस फीस के रूप में लिए जाएंगे। For all contractual customers of speed post and business parcel, but is the insurance fees for insured value above 200 rupees. स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के सभी संविदात्मक ग्राहकों के लिए 200 रुपये से अधिक बीमा मूल्य के लिए क्या बीमा शुल्क लिया जाएगा? तो स्पीड पोस्ट के या बिजनेस पार्सल के कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स के लिए 200 रुपये से ज़्यादा के वैल्यू वाले आर्टिकल के लिए इंश्योरेंस फीस क्या होगी? 4 रुपये, प्लस 200 रुपये से जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी उसका 1.50% उन्हें देना पड़ेगा।
क्लोज नंबर 176 है पैकिंग ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमाकृत डाक वस्तुओं की पैकिंग के बारे में। एनवल्प विद ब्लैक बॉर्डर एंड ट्रांसपेरेंट पैनल कैन बी यूज्ड फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल। बीमाकृत लेख भेजने के लिए कभी भी ऐसे एनवल्प का यूज नहीं किया जाएगा जिसका बॉर्डर काला हो या जिसमें ट्रांसपेरेंट पैनल हो। हालांकि हम ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प्स में डाक वस्तुएं भेज सकते हैं, लेकिन इंश्योर्ड आर्टिकल भेजने के लिए कभी भी ट्रांसपेरेंट पैनल वाले लिफाफे का यूज नहीं किया जाएगा। For insured article, frank impressions are also accepted as postage stamps. बीमित वस्तु के लिए फ्रैंक इम्प्रेशन को भी डाक टिकट के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 181। स्पेशल एक्नोलेजमेंट फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमाकृत डाक वस्तुओं के लिए विशेष पावती। बट इज द फीस फॉर स्पेशल एक्नोलेजमेंट ऑफ डिलीवरी फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल। तो किसी भी बीमाकृत डाक वस्तु के लिए अगर आप एक्नोलेजमेंट भेजते हैं और ये कंपलसरी होती है, भेजनी होती है, तो इसके लिए आपको कितने चार्जेस देने होंगे? इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द एक्नोलेजमेंट फीस इज फ्री। कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिनके लिए आपको पावती शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता? ब्लाइंड लिटरेचर और इंश्योर्ड आर्टिकल दोनों के लिए आपको एक्नोलेजमेंट फीस नहीं देनी पड़ती। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 182 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल्स। बीमाकृत डाक वस्तुओं के संबंध में पोस्ट ऑफिस की क्या जिम्मेदारी होती है? नो कंपनसेशन फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल इफ सेंडर नोट्स गिव इंटीमेशन ऑफ लॉस विद इन। किसी भी बीमाकृत डाक वस्तु के लिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा अगर प्रेषक कितने समय के भीतर नुकसान की सूचना नहीं देता है। 3 महीने के भीतर अगर नुकसान की सूचना वो नहीं देता है तो कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। एक्नोलेजमेंट फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। बीमित वस्तु के लिए एक्नोलेजमेंट निःशुल्क होती है, बिल्कुल सही बात है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए एक्नोलेजमेंट फीस नहीं लगती है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल नॉट एक्सीड एक्चुअल वैल्यू ऑफ लॉस और डैमेज। अब मान लीजिए कोई आर्टिकल है, उसकी इंश्योरेंस आपने 500 रुपये के लिए करवाई है। जब उस आर्टिकल को नुकसान हुआ तो आपको 500 रुपये की सीमा तक ही मुआवजा मिलेगा, लेकिन आपका नुकसान तो सिर्फ 100 रुपये का हुआ है, तो क्या आपको मुआवजा 500 का मिलेगा? नहीं, तो मुआवजा आपको 100 रुपये की सीमा तक मिलेगा। तो जो भी आपका एक्चुअल में वास्तविकता में नुकसान हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको मुआवजा मिलेगा। No compensation will be payable for insured articles in which of the following cases, निम्नलिखित में से किन मामलों में बीमित वस्तुओं के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा? Where misdelivery is done due to the incorrect or incomplete address provided by the sender। जहां पर किसी डाक वस्तु का गलत वितरण हो जाता है। और गलत वितरण कैसे हुआ? प्रेषक द्वारा दिया गया पता गलत था या आधा अधूरा था, उस वजह से अगर मिस डिलीवरी होती है तो कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। Where there has been fraud on the part of sender or addressee, जहां पर प्रेषक या प्राप्तकर्ता की ओर से कोई धोखा किया जाता है। मान लीजिए वो ज़्यादा वैल्यू के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं, गलत तरीके से इंश्योरेंस करवा लेते हैं या कोई और फ्रॉड करते हैं, तो वहां पर भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन द केस ऑफ द लॉस ऑफ हाफ्स ऑफ करेंसी नोट्स, अब आपने करेंसी नोट डाक के माध्यम से भेजो और बाद में आप बोलें कि ये नोट कम हो गए, या आप मैंने तो 10 नोट भेजे थे, यहाँ तो सिर्फ 9 नोट हैं, तो इस तरह के मामले में आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कंपनसेशन फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमाकृत डाक वस्तुओं के लिए मुआवजा। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल में बी विद होल्ड बाई। बीमित वस्तु के लिए मुआवजे की राशि किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अगर कोई भी संदेह हो तो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा इंश्योर्ड आर्टिकल के संबंध में दिए जाने वाले मुआवजे को रोका जा सकता है जब तक उसका संदेह दूर नहीं हो जाता। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी पेएबल आफ्टर फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस गिवन बाय सेंडर फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल। क्षतिपूर्ति राशि
बीमित वस्तु के लिए प्रेषक द्वारा दी गई हानि की सूचना की तिथि के कितने दिन के बाद दी जाएगी। अब आपने एक इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा, अगर उसको नुकसान हो जाता है तो जिस तारीख को प्रेषक उसके नुकसान की सूचना डाकघर को देता है उस तिथि के 1 महीने के बाद अगर मुआवजा बनता है तो वो मुआवजा दिया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 184 है केसेस इन विच इंश्योरेंस इज कंपल्सरी। ऐसे मामले जहां पे आपको बीमा करवाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पे आप अपनी मर्जी से बीमा करवाते हैं, कुछ ऐसे मामले होंगे जहां पे आपको बीमा करवाना पड़ेगा। वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स ऑन विच अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी एक्सीड्स देन इंश्योरेंस इज कंपल्सरी। मूल्यदेय वस्तुएं जिन पर वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि कितने रुपए से ज़्यादा हो जाती है, 1500 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उनके लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। कोई भी वीपी आर्टिकल भेजा, उस वीपी आर्टिकल के ऊपर यदि प्राप्तकर्ता से रिकवर की जाने वाली राशि 1500 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी इंश्योरेंस कंपल्सरी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स मस्ट बी कंपल्सरली इंश्योर्ड। कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिनका अनिवार्य रूप से आपको बीमा करना होगा। कॉइन, प्लेटिनम या ज्वेलरी, इन सभी की इंश्योरेंस आपको कंपल्सरली करनी पड़ेगी, अनिवार्य रूप से करनी ही पड़ेगी। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू और फ्रॉम आर्मी, पोस्ट ऑफिस कैन बी इंश्योर्ड अप टू। सेना डाकघर को भेजे आने वाले या बाहर से आने वाले पंजीकृत लेखों की मैक्सिमम 500 रुपये के लिए इंश्योरेंस की जा सकती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है। डिफेस्ड नोट्स रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। अब ये गलत है। और देखो जो बड़े ध्यान से थ्योरी पढ़ता है, इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इनको सही कर पाता है। अब देखो डिफेस्ड नोट क्या होते हैं। अब हमने जब करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि जो भी करेंसी डिपार्टमेंट की ओर से डिफेस किए हुए नोट होते हैं, डिफेस किए हुए या विरूपित किए हुए नोट होते हैं, उनको आप करेंसी नोट्स में नहीं गिनेंगे। जब आप उनको करेंसी नोट में नहीं गिनेंगे तो उनकी इंश्योरेंस भी कंपल्सरी नहीं होगी। उनको डाक के माध्यम से तो भेजा जा सकता है लेकिन बिना इंश्योरेंस के भी भेजा जा सकता है। तो इनमें से कौन सा गलत आ जाएगा कि डिफेस्ड नोट्स अगर आपको डाक के माध्यम से भेजने हैं तो उनकी इंश्योरेंस कंपल्सरी है, इंश्योरेंस कंपल्सरी उनकी नहीं होगी। बैंक नोट्स मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। अगर आप बैंक नोट डाक के माध्यम से भेजते हैं तो ट्रांसमिशन या प्रसारण से पहले आपको उनकी इंश्योरेंस करनी होगी। फिर कॉइन, बुलियन या ज्वेलरी है, इनकी भी आपको इंश्योरेंस करनी होगी। फिर ऐसी घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से या मुख्य रूप से सोने के बने हों, उनकी भी अपने अगर डाक के माध्यम से भेजना है तो उनकी भी आपको पहले इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। आगे चलते हैं, क्लोज नंबर 186 है वैल्यू पेएबल पोस्ट के बारे में। हालांकि वैल्यू पेएबल पोस्ट को क्या किया गया है, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस में मर्ज कर दिया गया है। तो वैल्यू पेएबल पोस्ट इज मर्ज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मूल्यदेय डाक को निम्नलिखित में से किसके साथ मिला दिया गया है। कैश ऑन डिलीवरी के साथ मिला दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वीपीपी यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट का नया नाम क्या है, सीओडी रिटेल है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेम द सर्विस फॉर पर्संस हु विश टू पे फॉर आर्टिकल्स सेंट टू देम एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल। उस सेवा का नाम बताइए जिसके माध्यम से प्राप्तकर्ता अब डाक वस्तुओं की प्राप्ति के समय उनके लिए भुगतान करता है, तो उस सेवा का नाम है वीपी आर्टिकल। व्हेन वाज द वैल्यू पेएबल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। मूल्यदेय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1877 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 187 है वैल्यू पेएबल पोस्ट के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स सेंट एज वैल्यू पेएबल पोस्ट। कौन से ऐसे लेख हैं जिनको आप मूल्यदेय लेख के रूप में भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड बुक पैकेट, इन सबको वैल्यू पेएबल पोस्ट के रूप में भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
VPMO इज रीनेम्ड एज वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर। अब जैसे VPP का नया नाम क्या है, COD रिटेल है, उसी तरह से VPP के साथ भेजे जाने वाले वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर का नया नाम क्या है, COD मनी ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी मनी ऑर्डर है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट इन VPP, निम्नलिखित में से किसे वैल्यू पेएबल पोस्ट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। तो वैल्यू पेएबल पोस्ट के रूप में कोई टिकट कूपन या सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें नहीं भेजी जाएंगी जिनको स्नोबॉल सिस्टम के रूप में माने जाने वाली सामग्री की बिक्री के लिए डिजाइन किया हुआ हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट एज VPP, इनमें से किसे VPP के रूप में भेज सकते हैं। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, तो इन सभी को वैल्यू पेएबल पोस्ट के रूप में भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच वैल्यू पेएबल आर्टिकल कैन बी सेंड। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप छोड़ देना, क्योंकि अभी देखो मनी ऑर्डर की लिमिट 10,000 हो गई है। अगर VPP पूछा जाए तो आपने 5,000 उसको करेक्ट करना है। इसका नया नाम पूछ लिया जाए, जैसे COD रिटेल है, तो COD रिटेल के बारे में, क्योंकि इसको COD के साथ मर्ज कर दिया तो COD की लिमिट 50,000 है। तो उस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार आंसर देना है। अगर VP आर्टिकल बोला है सिंपल, तो 5,000 रुपये ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। स्नोबॉल सिस्टम आर्टिकल्स कैन बी सेंट थ्रू VP पोस्ट, वैल्यू पेएबल पोस्ट के माध्यम से स्नोबॉल सिस्टम वाले आर्टिकल भेज सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्नोबॉल सिस्टम बर्फ वाला सिस्टम नहीं, स्नोबॉल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लेना, स्नोबॉल सिस्टम क्या होता है। आगे चलते हैं। क्लोज नंबर 188 है डिक्लेरेशन फॉर वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, मूल्यदेय डाक वस्तुओं के लिए घोषणा। अ डिक्लेरेशन और बोनाफाइड ऑर्डर इज मस्ट इन केस ऑफ VPP। जब भी कोई वैल्यू पेएबल आर्टिकल भेजा जाता है, कोई भी इसको अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता है। इसके लिए सेंडर को ये बताना होता है कि मैं इसको किसी बोनाफाइड ऑर्डर, प्रमाणित आदेश के निष्पादन के संबंध में भेज रहा हूं, कि मुझे एक ऑर्डर मिला है प्राप्तकर्ता से, उस ऑर्डर को निपटाने के लिए, उस ऑर्डर के निष्पादन के संबंध में मैं ये आर्टिकल भेज रहा हूं। तो जब भी VP आर्टिकल भेजा जाएगा उसके लिए बोनाफाइड ऑर्डर या डिक्लेरेशन अनिवार्य होती है। एन आर्टिकल मे बी सेंट बाय वैल्यू पेएबल पोस्ट इवन दो इट पोजेसेस नो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। कोई भी डाक वस्तु को आप वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं, भले ही उसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। कोई भी आर्टिकल है, अगर उसका कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, आंतरिक मूल्य नहीं है, तब भी आप उसको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। Which of the following may be transmitted in value payable postal article। तो हमने जैसे अभी कर लिया क्वेश्चन कि अगर किसी आर्टिकल की इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, आंतरिक मूल्य नहीं है, फिर भी उसको डाक के माध्यम से वैल्यू पेएबल पोस्ट के रूप में भेज सकते हैं। इसका मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं या प्रोमिसरी नोट्स हैं, वचन पत्र हैं, हालांकि इनकी कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, फिर भी इनको डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लोज नंबर 189 है पोस्ट ऑफिस फ्रॉम एंड टू विच वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स में बी सेंट। वह डाकघर जहां से या जहां को मूल्यदेय वस्तुएं भेजी जा सकती हैं। VPP कैन नॉट बी पोस्ट इन विच ऑफ द पोस्ट ऑफिस। वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स को कौन से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट नहीं कर सकते। ऐसे आर्टिकल जिन डाकघरों के सामने डी मार्क किया है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3 में डाकघरों की सूची है, उस सूची में जिन डाकघरों के सामने डी मार्क किया हुआ है उन डाकघरों में आप वैल्यू पेएबल आर्टिकल पोस्ट नहीं कर सकते। वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड फ्रॉम विच पोस्ट ऑफिसेस एंड सेंट टू विच पोस्ट ऑफिसेस। मूल्यदेय वस्तुएं किन डाक घरों से पोस्ट की जा सकती हैं और किन डाक घरों के लिए भेजी जा सकती हैं। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ऐसे डाकघर होने चाहिए जो मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस हो। वैल्यू पेएबल आर्टिकल को भेजने वाला भी और प्राप्त करने वाला भी, दोनों डाकघर क्या होने चाहिए, मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 190। मैनर ऑफ पोस्टिंग वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स। मूल्यदेय डाक वस्तुओं को पोस्ट करने का तरीका।
VP article not accepted unless town of payment shown in value payable money order। जब तक वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर में आप टाउन ऑफ पेमेंट भुगतान का शहर नहीं दर्शाते, और टाउन ऑफ पेमेंट वही होना चाहिए जहां से VP आर्टिकल को आप पोस्ट कर रहे हैं, उस समय तक उसे VP के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। For VP article who will specify the sum to be remitted to sender, वैल्यू पेबल आर्टिकल के मामले में कितनी राशि प्राप्तकर्ता से रिकवर करके सेंडर को भेजी जाएगी, इस चीज़ को कौन निर्धारित करता है? सेंडर निर्धारित करता है। प्रेषक इस चीज़ को निर्दिष्ट करेगा कि इस आर्टिकल के लिए कितनी राशि प्राप्तकर्ता से वसूल करके मुझे भेजी जाए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 191 है बुकिंग ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल्स इन बल्क, थोक में या बड़ी संख्या में मूल्यदेय वस्तुओं की बुकिंग करना। फॉर बुकिंग ऑफ VP आर्टिकल्स इन बल्क एटलीस्ट 10 अनइंश्योर्ड VP आर्टिकल्स मस्ट बी पोस्टेड डेली। थोक में वैल्यू पेबल लेखों की बुकिंग के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 अविमित VP लेख पोस्ट किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो कोई भी बल्क में या थोक में VP आर्टिकल्स की बुकिंग करना चाहता है तो एक दिन में कम से कम 10 बिना बीमे वाले VP आर्टिकल पोस्ट किए जाने चाहिए। इंक्वायरीज रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ VP आर्टिकल्स इन बल्क शुड बी एड्रेस्ड टू, थोक में या बल्क में आप VP आर्टिकल्स की बुकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप आवेदन किसके पास करेंगे? सुपरिटेंडेंट के पास करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चलते हैं क्लोज नंबर 193 की ओर, पेमेंट टू सेंडर ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल। तो जब भी VP आर्टिकल भेजा जाएगा तो वैल्यू पेबल आर्टिकल के प्राप्तकर्ता से एक राशि रिकवर की जाएगी। अब वो राशि किसको दी जाएगी? सेंडर को दी जाएगी। व्हेन अमाउंट ड्यू फॉर वैल्यू पेबल आर्टिकल रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी देन मनी रिमिटेड टू सेंडर थ्रू। तो जब भी VP आर्टिकल के लिए प्राप्तकर्ता से कोई राशि वसूल की जाती है तो उसे प्रेषक को कैसे भेजा जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजा जाता है। Who is authorized to deliver value payable post free of charge or to alter the sum of VPP, वैल्यू पेएबल निशुल्क वितरित करने या उसकी राशि में परिवर्तन करने के लिए कौन अधिकृत है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब मान लीजिए एक VP आर्टिकल आपने भेजा 5,000 रुपये का, लेकिन बाद में आप उस राशि को चेंज करना चाहते हैं, आप उसको 4,000 रुपये करना चाहते हैं, तो इस तरह का जब आप आवेदन करते हैं तो उस राशि में परिवर्तन करने का अधिकार पोस्ट मास्टर के पास रहता है। क्लोज नंबर 194 है डिटेंशन इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड लीवे ऑफ डिमर्ज चार्जेस ऑन वैल्यू पेबल आर्टिकल्स। डिलीवरी कार्यालय में मूल्यदेय डाक वस्तुओं को रोक कर रखना और उनके ऊपर विलंब शुल्क लगाना। पोस्ट ऑफिस डिटेन एन आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 7 days if addressee applied in writing to post office for detention the further period not exceeding। और कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल जब भेजा जाएगा उसे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता उस आर्टिकल को आगे और अवधि के लिए रोक कर रखने का आवेदन करता है तो आगे वो 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद नेक्स्ट 7 दिनों के लिए उसको रोक कर रखा जा सकता है। A VP article for which intimation has been served and lying in the deposit for 7 days can be retained। एक VP आर्टिकल जिसकी इंटीमेशन तो दी जा चुकी है और वो 7 दिनों से डिपॉजिट में रखा हुआ है, उसको क्या किया जाएगा? कैन बी रिटेन्ड फॉर फर्दर 7 days ऑन पेमेंट ऑफ फीस। अगर शुल्क का भुगतान करते हैं तो नेक्स्ट 7 दिनों की अवधि के लिए भी उसको रोक कर रखा जा सकता है। किसी भी वैल्यू पेबल आर्टिकल के लिए विलंब शुल्क कौन से दिन के बाद वसूला जाएगा? जब भी उसको 7 दिनों की अवधि के भीतर नहीं लिया जाता, आगे रोक कर रखने का आवेदन कर दिया जाता है तो 7वें दिन के बाद से उसके ऊपर विलंब शुल्क लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर किसी भी वैल्यू पेबल पार्सल को पोस्ट रेजिडेंट के रूप में भेज दिया जाता है, यदि पोस्ट रेजिडेंट के रूप में संबोधित पार्सल को डिलीवरी कार्यालय में, वैल्यू पेबल की बात नहीं की, सिंपल पार्सल की,
तो आगमन की सूचना की तारीख के 7 दिनों के भीतर भी डिलीवरी नहीं ली जाती है तो उसके ऊपर वेयरहाउसिंग शुल्क कौन से दिन से लगाया जाता है। तो कौन से दिन से लगाया जाता है पूछा गया है, 8वें दिन से लगाया जाता है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन से दिन के बाद से लगाया जाता है, तो फिर आपका 7वां दिन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर हाउ मैनी डेज द वैल्यू पेबल आर्टिकल कैन बी रिटेन इन पोस्ट ऑफिस आफ्टर 7 days आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम एड्रेसी। यदि प्राप्तकर्ता किसी वैल्यू पेबल आर्टिकल को रोक कर रखने का अनुरोध करता है, आवेदन करता है, तो 7 दिनों की अवधि के बाद उसको आगे 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। और लास्ट क्लोज है आज की वीडियो का, कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वैल्यू पेबल आर्टिकल्स, मूल्यदेय डाक वस्तुओं के संबंध में शिकायत। रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग वीपीपी कम्युनिकेटेड बाई लेटर। वैल्यू पेबल पोस्ट के संबंध में कोई भी आप इंक्वायरी करते हैं, उसका जो भी रिजल्ट होता है वो लेटर के माध्यम से सेंडर को दिया जाता है। नो कंप्लेंट विल बी अटेंडेड रिगार्डिंग टू वैल्यू पेबल आर्टिकल्स अनलेस इट इज मेड विद इन ऑफ द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ आर्टिकल। मूल्यदेय वाली वस्तुओं के संबंध में किसी भी शिकायत पर उस समय तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह वस्तु पोस्ट करने की तिथि से कितने समय के भीतर आवेदन ना किया गया हो, 6 महीने के भीतर। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये थे आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2-3 टॉपिक हमने किए, वीपी आर्टिकल, इंश्योरेंस वाला किया, रजिस्ट्रेशन वाला किया। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होते हैं। इनके लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन आपने ये भी ज़रूर करने हैं क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस की बुक चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए थ्योरी वाली या क्वेश्चन पेपर वाली बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, ये भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ हमने एक छोटी सी शुरुआत की है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें। धन्यवाद।